मृदा सॉइल के विषय में अध्ययन करेंगे। जो हमने अगली क्लास ली थी उसमें हमने जलोढ़ मिट्टी को समझा दिया था। इसके बाद में हमारी काली या रेगड़ या रेगोड़ मिट्टी, रेगोड़ भी लिखा है तो हमारी ये काली मिट्टी से ही संबंधित है, ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल की जो विशेषता है बेटा, इसमें क्या है कि लोहा का अंश, नीस, जिप्सम पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। इसमें चूना की कमी होती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ज्वालामुखी से जो लावा निकलता है उससे इसका निर्माण होता है, इसलिए इसका कलर लाल होता है, कहीं पे गहरा लाल एवं कहीं पर भूरा भी होता है। ज्वालामुखी से जो लावा निकलता है वो गाढ़ा या चिपचिपा होता है तो पठार का निर्माण होता है, पर्वत का निर्माण होता है। और अगर लावा पतला है, तरल है, तो ये क्या है कि बहुत बड़े विस्तृत मैदान का पठार का निर्माण करता है। तो हमारा जहाँ पे प्राचीन काल में ज्वालामुखी विस्फोट हुए हैं, मध्य प्रदेश, हमारा महाराष्ट्र, दक्षिण भारत, ठीक है, तो इसमें ये इस मिट्टी का विस्तार अधिक है। सबसे बड़ी विशेषता काली मिट्टी की है कि ये क्या है कि जो जल धारण करने की क्षमता, जो नमी धारण करने की क्षमता होती है, ये इसकी हाई होती है, उच्च होती है, अधिक समय तक नमी संग्रहित करके रखती है। क्योंकि दूसरी विशेषता इसकी ये है कि इसकी स्वतः ही जुताई होती है। जब गर्मी आती है, जब तेज प्रकाश मिट्टी पे पड़ता है तो इसकी दरारें फट जाती हैं। दरारें जब फट जाती हैं तो अंदर तक जब बारिश होती है तो जल चला जाता है और अधिक नीचाई तक क्या है कि हमारी नमी पहुंच जाती है और ऊपर से फिर समुद्र माटी क्या है कि फूल जाती है और वो दरारें बंद हो जाती हैं। तो अधिक समय तक क्या है ये नमी को धारण करते हुए रहते हैं। इसमें इस मिट्टी को कपासी मृदा भी बोलते हैं, कपासी मिट्टी भी बोलते हैं, क्योंकि कपास की खेती इसमें बहुतायत से होती है। इसमें गेहूं की खेती, बाजरा, खरीफ की फसलें, दलहन फसलें, ये सब बहुत अच्छी होती है। चावल भी इस मिट्टी में सिंचाई की सुविधा होने पर उगाया जाता है। दूसरी है हमारी लाल मिट्टी। लाल मिट्टी का कलर लाल क्यों होता है? क्योंकि इसमें आयरन ऑक्साइड के तत्व पाए जाते हैं, ऑक्साइड पाया जाता है, जिससे क्रिया करके मिट्टी का कलर लाल हो जाता है, इसलिए इसको लाल मिट्टी कहते हैं। ये दक्षिण भारत में, उड़ीसा में पाई जाती है, केरल में भी मिट्टी पाई जाती है। इस मिट्टी में जीवाश्म खाद, रासायनिक खाद मिला करके जहाँ सिंचाई के साथ होती है वहाँ पर बहुपेड़ फसलें की जाती हैं और ये मिट्टी भी हमारी बहुत महत्वपूर्ण होती है। इसके बाद में लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट जो मिट्टी हमारी होती है वो लेटेराइट चट्टान के टूट फूट से, भ्रंशन से, चटकन से जो मृदा बनती है, जो मिट्टी बनती है, उसको हम लेटेराइट मिट्टी कहते हैं। इसमें पोषक तत्वों की कमी होती है क्योंकि यह ठोस चट्टान के टूटने से बनती है। मृदा का जो निर्माण होता है कई सैकड़ों वर्षों में, हजारों वर्षों में होता है। इसमें गोबर की खाद, रासायनिक खाद, हरी खाद, जीवाश्म खाद मिला करके इसको भी अच्छी मिट्टी बनाया जा सकता है। सिंचाई के साधन जहाँ पर्याप्त हैं वहाँ पर अच्छी उपज इस मिट्टी में प्राप्त होती है। मरुस्थलीय मिट्टी हमारे 5वें नंबर की मरुस्थलीय मिट्टी है। जहाँ पर भारत में मरुस्थल का विस्तार है वहाँ पर ही पाई जाएगी। राजस्थान, गुजरात, दक्षिणी हरियाणा, दक्षिणी पंजाब इसका क्षेत्र है। तो इस मिट्टी में क्या है कि बालू के कण होते हैं और बालू के कण क्या है कि जो हमारा कच्छ का रन है, जो मरुस्थल है, उससे उड़ करके ये यहाँ पर पहुंचे हैं। क्योंकि पश्चिम दक्षिण से जो चलने वाली हवा है वो अपने साथ में क्या है कि इस मिट्टी को बहा करके उड़ा करके लाती है और राजस्थान में, गुजरात में और पंजाब, हरियाणा, दक्षिण इसमें विस्तृत मैदान में ये बिछा देती है, जिससे क्या है कि मरुस्थल का विस्तार होता जा रहा है। मरुस्थल में सिंचाई की सुविधा यदि है तो यहाँ पर गेहूं, चावल, सोयाबीन, अरहर, दलहन फसलें, खरीफ की फसलें की जाती है।
लेकिन यदि सिंचाई का साधन पर्याप्त नहीं है तो फिर मोटे अनाज वाली फसलें जो बरसात में होती है वही होती है, जैसे मक्का है, ज्वार है, बाजरा है, तिलहन है और दलहन फसलें इसमें की जाती है, मूंग, उड़द, सोयाबीन, ये फसलें इसमें की जाती है। पर्वतीय मिट्टी लास्ट जो हमारी छठवीं मिट्टी है। पर्वतीय मिट्टी पर्वतों पे पाई जाएगी, जैसे हमारे पास में हमारा विस्तृत बड़ा पर्वत हिमालय पर्वत है। तो हिमालय पर्वत में जब बर्फ पिघल जाती है तो इस मिट्टी पे क्या है कि खेती की जाती है, और इसमें क्या है कि बहुत ही जड़ी बूटी और फसलें होती हैं। पर्वतों की जड़ें जो होती हैं उसमें इसकी गाद बह करके जो मिट्टी आती है वो बहुत ही उपजाऊ मिट्टी होती है, उसकी जड़ों में भी खेती की जाती है। जो तराई वाले एरिया होते हैं उसमें गेहूं का उत्पादन, धान का उत्पादन, गन्ने का उत्पादन बहुतायत से होता है। पर्वतीय मिट्टी भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। खासी, गारो, जयंतिया, नाईनुडी, पचमढ़ी, ये पहाड़ियाँ हैं, इन पर चाय के बागान, कॉफ़ी के बागान लगाए जाते हैं और खेती की जाती है। ये मिट्टी भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज हमने मिट्टियों के बारे में समझा, जाना, महत्वपूर्ण है हमारे लिए। इसके बाद में जो हमारी मृदा परिक्षेत्रता जो होती है उसको समझो, क्योंकि मृदा जो परिक्षेत्रता है, जो सॉइल प्रोफाइल है, जो हमारी सबसे जो ऊपरी जो पहला स्तर होता है, पहली परत होती है, इसमें ह्यूमस की मात्रा रहती है, जीवाश्म की मात्रा रहती है और हमारी मृदा की अवशेष रहती है। इसी में हमारी क्या है कि वृक्षों की, पेड़ों की, वनस्पतियों की, प्लांटों की जड़ें आती हैं अपने पोषक तत्व खींचती हैं। दूसरी में कुछ बड़ी वृक्षों की जड़ें भी पहुंच जाती है, यहाँ से भी देखते हैं, इसको उपमृदा बोलते हैं, इसको मृदा बोलते हैं, इसको उपमृदा बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद में जो चट्टान होती है उस चट्टान होती है और फिर सॉलिड चट्टान है। तो ये हमारे उपयोग के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, हमारे लिए मृदा और उपमृदा ही महत्वपूर्ण है, जिससे पोषक तत्व अपने जीवाश्म जो पोषक तत्व होते हैं वो खींचते हैं। पेड़ पौधों को जीवित रहने के लिए, अपना विकास करने के लिए 16 पोषक तत्वों की जरूरत होती है, जिसमें से कुछ मृदा से, कुछ वायु से, कुछ जल से प्राप्त होते हैं। तो इसलिए हमारे लिए मृदा जो परत होती है 4 से 6 सेंटीमीटर, यही महत्वपूर्ण होती है। आज के लिए इतना ही काफी, धन्यवाद, फिर मिलेंगे कल।